Everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture. In the legal history में आज हम चार्टर ऑफ 1774 देखेंगे कि 1774 चार्टर क्या है. ओके तो चार्टर ऑफ 1774 में हम सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे. तो इसमें जो है चार्टर ऑफ 1774 पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, वॉज द लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डेवलपमेंट जो है यहाँ पे ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया. इट लेड द फाउंडेशन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता एंड इनिशिएटेड अ न्यू फेज इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस इन इंडिया. तो सबसे पहले जो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मेन पॉइंट चार्टर ऑफ 1774 जो है यहाँ पे वो क्या किसने पास किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने. पास किया था एंड डेवलपिंग ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ऑफ इंडिया. इसके बाद इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है ना, ये जो फाउंडेशन है इसका सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट का फाउंडेशन है चार्टर ऑफ 1774. This charter marked a significant move towards the formalizing and the regulating judicial institution in the British controlled territories. तो इसमें तो चार्टर मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट मूव यहाँ पे हुआ था, फॉर्मलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज. उसके बाद हम मीनिंग एंड डेफिनेशन देखेंगे. मीनिंग एंड डेफिनेशन में क्या है? Charter of 1774 was a royal charter issued by the King George III that provided for the establishment of the Supreme Court of Judicature at the Fort William in the Bengal. तो यहाँ पे the Charter of 1774 क्या था? रॉयल चार्टर था, issued by the King जॉर्ज जो थर्ड थे वो यहाँ पे इशू किए थे. प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश करना था? जुडिकेचर एट द फोर्ट विलियम इन द बंगाल में इनको क्या करना था? सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था. डेफिनेशन क्या है? इफ इट कैन बी डिफाइंड एज एन लीगल डॉक्यूमेंट. जो चार्टर है तो ये क्या है? लीगल डॉक्यूमेंट है. एंड द क्राउन ऑफ England under the authority of Regulating Act 1773 establishing a Supreme Court at Calcutta to administer the justice in the British India. तो यहाँ पे उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि ये एक्ट जो है यहाँ पे क्यों आया है, चार्टर क्यों आया है. ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो BBO ऐसे करके आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, BBO. उसके बाद जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट्स. ब्रिटिश इंडिया ने क्या किया था? यहाँ पे एक्वायर्ड कर लिया था जो दीवानी राइट्स वो एक्वायर्ड कर लिया था बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में. तो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन. जो डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो रहा था ना, उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन तो क्रिएट हो ही रहा था. द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 was passed to control the misrule and the set up judicial machinery. तो यहाँ पे growing complaints of the company's official मिसबिहेवियर एंड लैक ऑफ जस्टिस था वहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 वॉज पास टू कंट्रोल द मिसरूल जो था उसको कंट्रोल करने के लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 का वो पास हुआ. उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्टर क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द चार्टर टू इस्टेब्लिश द फॉर्मल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द ब्रिटिश इंडिया, provide the justice based on the English law to British subjects in India, to bring the company servant under the legal accountability, to curtail the misuse of the powers by the East India Company officials, to extend the crown control over the colonial administration through the law. उसके बाद जो है यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ द चार्टर क्या है? कंसेप्ट क्या है चार्टर का? तो उसके बाद चार्टर इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. सबसे पहले तो क्या हुआ था? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को क्या कर दिया गया? यहाँ पे सेपरेट कर दिया फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल इन द कॉलोनियल इंडिया. तो कॉलोनियल इंडिया में क्या हुआ? ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल को क्या कर दिया गया? यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द अपेक्स जुडिशियल बॉडी इन द बंगाल. उसके बाद रॉयल जुडिशियल अथॉरिटी ओवरराइड द कंपनीज डिसीजन इन द लीगल मैटर्स. उसके बाद जो है
मेन प्रोविजन ऑफ द चार्टर जो है, यहाँ पे मेन प्रोविजन क्या है ऑफ दिस चार्टर, तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द फोर्ट विलियम कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ द चीफ जस्टिस, यहाँ पे चीफ जस्टिस आए, 3 प्यूने असिस्टेंट जजेस आए। तो सबसे पहला मेन प्रोविजन ऑफ दिस चार्टर कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया, कलकत्ता में किया गया। कहाँ पे किया गया, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में सबसे पहले कंसिस्टेड ऑफ द कोरम क्या था उनका, जो कंपोजिशन था वो क्या था यहाँ पे, तो कंपोजिशन में चीफ जस्टिस आए, 3 प्यूने जजेस आए, उसके बाद जुरिस्डिक्शन सिविल क्रिमिनल एडमेरिटी एंड इक्लेसियास्टिकल जो केसेस हैं वो भी यहाँ पे आए। उसके बाद जुडिशियल ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स, कंपनी, ऑफिशियल, इवन नेटिव सम केसेस। तो यहाँ पे जुरिस्डिक्शन जो था सबके ऊपर बेसिकली था। उसके बाद जो है the court was independent of the company. Court could try offences committed by the British subjects in the Bengal, Bihar and Orissa. तो कोर्ट क्या ट्राई करता था, ऑफेंसेस कमिटेड बाय द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ने जो ऑफेंसेस किए हैं बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में, उसको ट्राई करता था बेसिकली। पावर टू इशू द रीड्स ऑफ हिबिस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन एक्सेट्रा, जो भी थे वह पहले भी थे, हिबिस कार्पस, मैंडामस, सर्चरी, प्रोहिबिशन, तो वो यहाँ पे फॉलो होते थे। ब्रिटिश लॉज अप्लाई टू दोज अंडर दी जुरिस्डिक्शन, ब्रिटिश लॉज भी अप्लाई होते थे दोज अंडर दी जो जुरिस्डिक्शन में थे। इसके बाद देखो की पर्सनालिटीज एसोसिएटेड क्या है, सर इलिजाबेथ, जो सर इलिजा एम्पे थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। तो इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, सर इलिजा एम्पे। याद रखना, वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस टाइम पे, वारेन हेस्टिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे। क्रिटिसिज्म ऑफ द चार्टर के अब क्रिटिसिज्म हम देखेंगे। तो क्रिटिसिज्म क्या है, जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ पे, क्लैशेस बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल के। केसेस लाइक नंद कुमार केस, हम नंद कुमार केस ब्रीफली देखेंगे कि नंद कुमार केस क्या है। शोकेस कोर्ट्स कंट्रोवर्शियल रोल, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, वो देखेंगे हम। कल्चरल इंसेंसिटिविटी यहाँ पे हुई थी, ब्रिटिश लॉज अप्लाइड टू इंडियंस विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंडियन ट्रेडिशनल रिचुअल्स, को ना समझते हुए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंडियंस के ऊपर जो लॉज थे, ब्रिटिश लॉज, वो उन्होंने अप्लाई कर दिए गए। नो क्लियर सेपरेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड द इंडियन लीगल सिस्टम के, यहाँ पे जो क्लियर स्टेटमेंट, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं था। उसके बाद inference in the company's administration, court questioned and restricted the executive actions of the company's officer। तो कोर्ट ने क्या किया, क्वेश्चन किया एंड restricted the executive actions of the company। उसके बाद हेस्टिंग्स काउंसिल affirmed the clashes with the judges से, हेस्टिंग काउंसिल क्या हुआ, यहाँ पे क्लैशेस हो गए। ओवररीच ऑफ द जुडिशियल पावर्स, ओवररीच ऑफ द जुडिशियल पावर्स मतलब का क्या हुआ, जुडिशियल पावर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होने लगे एंड ओवररीच होने लगे, उतना जितना पावर दिया है उससे भी आगे जाके वो वर्क करने लगे। जो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट assumed extensive jurisdiction which led to governance paralysis, language barrier and legal illiteracy यहाँ पे थी। उसके बाद प्रोसीडिंग इन द इंग्लिश वेर नॉट अंडरस्टूड द लोकल्स, जो इंडियंस थे ना उनको समझ नहीं आते थे जो इंग्लिश में चलता था प्रोसीडिंग वो। द सिस्टम वॉज अलाइन टू द इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन थे यहाँ पे, पॉपुलेशन को समझ ही नहीं आते थे। उसके बाद जो केस ऑफ राजा नंद कुमार का केस हम शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद ब्रीफली देखेंगे कि केस क्या है। एग्जीक्यूटेड फॉर द फॉर्जरी बाय द सुप्रीम कोर्ट allegedly on the political motive, तो सीन एज एन जुडिशियल मर्डर बाय एन मेनी हिस्टोरियंस। तो ये था राजा नंद कुमार का केस। हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली देखेंगे कि नंद कुमार का केस में क्या था। अब सिग्निफिकेंस देखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ चार्टर, फर्स्ट मेजर स्टेप टूवर्ड्स द फॉर्मल लीगल सिस्टम ऑफ इन द इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था टूवर्ड्स द फॉर्मल लीगल सिस्टम इन द इंडिया। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्रॉट द ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल टू द इंडिया में ब्रिटिश लीगल प्रिंसिपल आया। सर्व द मॉडल फॉर द फ्यूचर जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड चार्टर्स यहाँ पे सर्व हुए। उसके बाद लेड द फाउंडेशन फॉर द यूनिफॉर्म कोर्ट सिस्टम अंडर द क्राउन कंट्रोल। उसके बाद आफ्टरमैथ एंड रिफॉर्म्स क्या हुए, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव लेड टू द पासिंग ऑफ द एक्ट सेटलमेंट 1781, also known as an amending act हुआ उसका। द 1789 जो है
कर्टेल द सुप्रीम कोर्ट्स पावर, यहाँ पे 1789 के ये जो एक्ट है उससे क्या हुआ है, कर्टेल कर दिया गया एंड क्लैरिफाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पे ओवर रिच हो रहा था ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया गया। ओनली ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड दोज हु हैड साइन द एग्रीमेंट्स विद द कंपनीज वेयर अंडर द कोर्ट जुरिस्डिक्शन में आएंगे। लास्ट पॉइंट हमारा कंक्लूजन, द चार्टर ऑफ द 1774 was a double-edged sword. It initiated modern judicial institution in India, but was marred by the overreach and the cultural disconnect हो रहा था उसकी वजह से। Despite its flaws, it laid the groundwork for the future legal and constitutional development under the British Crown. I hope जो 1774 का जो चार्टर है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।